बाद क्लास हो रही है तो I was too busy in some matters that way I could not take class. अच्छा देखिए, इसमें ना हमने पहले मैंने आपको बताया था कि एसेंशियल्स ऑफ ऐसे क्या होते हैं कि ऐसे में क्या क्या एग्जामिनर देखता है। एसेंशियल्स ऑफ एन ऐसे, डिमांड्स ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या देख रहा होता है जब वो आपका पेपर चेक कर रहा होता है। लेक्चर हुए थे, उसके बाद फिर 10 हम की, उसके बाद इंट्रोडक्शन हो। अब बस दो चीजें रह गई हैं ऐसे के हवाले से। आज हमने बॉडी पैराग्राफ कर लेना है एक दो क्लासेस में, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ जो कि 80% ऑफ 80% होता है बॉडी पैराग्राफ। 10% आपका इंट्रोडक्शन होता है, 10% कंक्लूजन। उसके बाद फिर होता है, ठीक है। हवाले से बता रहा था कि हमने क्या चीजें कर ली हैं। इसमें हम 2-3 लेक्चर्स इस पर किए, एसेंशियल्स ऑफ डिमांड्स ऑफ एन एग्जामिनर। उसके बाद मैंने थीसिस स्टेटमेंट बताई किस तरह की बनानी है, कैसे की प्रैक्टिस की, इस पर लग दिया। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। दो चीजें रह गई हैं इससे में कंक्लूजन। आज की क्लास में हम बॉडी पैराग्राफ को सीखने जा रहे हैं कि किस तरह बॉडी पैराग्राफ लिखा जाता है और इसका क्या मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कंक्लूजन को देखेंगे। प्रेजेंट है, ये बताएं कि सभी ने ये लेक्चर्स लिए हैं ना। इसको बॉडी पैराग्राफ इसलिए कहते हैं कि जो ऐसे की बॉडी होती है वो इन पैराग्राफ से मिलकर बनती है। लेट्स से आपने अपने ऐसे में 18 पैराग्राफ लिखने हैं, ज्यादा भी लिख सकते हैं कम भी, लेकिन जो पैराग्राफ एवरेज क्वांटिटी होती है वो 18, 16, 18, 20 यहाँ तक स्टूडेंट्स लिखते हैं, ठीक हो गया। अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना आ गया इसका मतलब है आपको 16, 17, 18 पैराग्राफ लिखने आ गए, क्योंकि पैराग्राफ की टेक्निक, इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो सेम है, ठीक है बच्चों। समझ आ रही है ना बच्चों, आवाज क्लियर है? हेलो, यस सर, क्लियर है। तो पैराग्राफ लिखने की मेथोडोलॉजी है, मैंने पहले भी एक दफा प्रेसी वाले पेपर में पढ़ाया था कि हाउ टू राइट एन पैराग्राफ। आज अगेन वही चीजें उसको थोड़ा एडप्ट करूंगा। तो देखिएगा कि पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं। जो एक्चुअली पैराग्राफ है जो अमेरिकन, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ब्रिटिश इन कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो पैराग्राफ कौन सा, तो आज मैं वही पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा देखिए, पहले तो आपको कुछ एसेंशियल्स initials of a paragraph। देखिए सिंगल आइडिया होना चाहिए आपका जो पैराग्राफ है ना, सिंगल आइडिया। कभी भी एक पैराग्राफ में 2, 3 या एक से ज्यादा आइडिया आपने डिस्कस नहीं करना। जो बात आपने अपने टॉपिक सेंटेंस में लिखनी है वही बात आपने आगे उसी को एक्सप्लेन करना है, उसी को एविडेंस देनी है, उसी को कंक्लूड करना है। ये नहीं है कि आपने कोई बात पहले एक लिखी है फिर आगे दूसरा आइडिया स्टार्ट कर दी, तीसरा। ये ऐसे की रिक्वायरमेंट होती है, पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें सिंगल आइडिया होना चाहिए। समझ आ रही है बात की? अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि वो वीक है तो पूरे पैराग्राफ में शो होना चाहिए, आप अपने एविडेंस से सपोर्ट दें, लॉजिकल आर्गुमेंट्स दें कि वाकई ही जो आपका पैराग्राफ है वो डेमोक्रेसी पर है। उस पर फिर आप ह्यूमन राइट्स ना लेकर आ जाएंगे, इस तरह की चीजें। अगर प्योर डेमोक्रेसी पर लिख रहे हैं तो उसमें वही चीज डिस्कस करनी है। सिंगल आइडिया हुआ क्लियर, यानी एक बात। यस सर।
आपके पैराग्राफ में एक बात होनी, कभी भी टू आइडियाज नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पैराग्राफ की। उसके बाद कोहेरेंस। कोहेरेंस ऐसे में भी होती है, लेकिन एक पैराग्राफ में भी कोहेरेंस जरूरी है। कोहेरेंस किस तरह बिल्ड करते हैं बच्चों, बताएं। पहले बताया था ऐसे में भी कि हाउ टू क्रिएट अ कोहेरेंस इन एन पैराग्राफ। वो जो मैंने वर्ड्स आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब्स, सभी ने लेक्चर लिया था ना उसका, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब्स। यस सर, यस सर। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब्स, ये मैंने डिटेल में इसलिए पढ़ाए थे ग्रामर में, ताकि आपका ऐसे अच्छा हो जाए, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए। और ग्रामर पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आप उसको प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। अदरवाइज ग्रामर को क्या करना है, इसका टेस्ट तो होता नहीं है ना, कभी CSS में, BMS में कभी ग्रामर का भी टेस्ट हुआ है, बल्कि आपसे वो राइटिंग दिखवाते हैं चीजें, तो आपकी ग्रामर इधर इम्प्लीमेंट होती है, इसलिए ग्रामर पढ़ाई जाती है। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब्स, ये थोड़ा सा बता देता हूँ अगेन। ये होते हैं फैन बॉयज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फॉर एंड, नार, बट, आर, येट, तो कोऑर्डिनेटिंग एलिमेंट होती है। अच्छा देखिए, कोहेरेंस में ये होता है, लेट से आपने कोई भी बात स्टार्ट की है, ये आप टॉपिक उस टॉपिक सेंटेंस से रिलेट करना होता है। रैंडमली आइडियाज नहीं फेंकने होते, बल्कि एक सीक्वेंस में आपने आइडियाज को लिखना होता है। जो रिलेट करने के लिए आप वर्ड्स यूज करते हैं, वो दो चीजों का सहारा लेते हैं। या तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब्स। ठीक है बच्चों, लेट से आपने कोई एडिशन करनी है तो आप एंड का यूज इस्तेमाल करेंगे। आपने कोई रीजन बतानी थी, एक सेंटेंस लिखी है, उसकी आगे रीजन देनी है, तो आप फॉर का यूज करेंगे। आपने कोई नेगेटिव आइडिया ऐड करना था तो आप नार का यूज इस्तेमाल करेंगे। आपने कोई कंट्रास्ट में बात करनी थी तो आप बट का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रही है बच्चों ना? यस सर। तो इस तरह मतलब एक तो ये होता है कि आपको लिखने में आसानी हो जाती है। ये अगर कोऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन आपके माइंड में होंगे ना कि आप कौन सी बात करने जा रही हैं, आप कुछ चीज एडअप करनी है तो फिर एंड लगा, वो आइडिया ऐड करना है तो नार लगा दें। कंट्रास्ट को फिक्रे में एक सेंटेंस से दूसरे दें, येट क्यों, जब सरप्राइजिंग वे में कोई चीज कंटिन्यू हो तो येट लगा दें, जब आपने उसको कंक्लूड करना हो तो सो लगा दें। तो ये चीजें आपकी पैराग्राफ में कोहेरेंस क्रिएट करती हैं। बच्चों समझ आ रही है ना? हेलो, ठीक हो गया। उसके बाद ये तो था कोहेरेंस के हवाले से, कोहेरेंस नजर आने चाहिए। और इसको अदर वर्ड्स में लॉजिकल सीक्वेंस भी कहते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस एक्चुअली ना आइडिया के हवाले से होते हैं। आपने जो पहले सेंटेंस में आइडिया दिया है, जो दूसरे सेंटेंस में आपका आइडिया होना है वो भी रेलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि जो पहले सेंटेंस में आपका आइडिया था वो दूसरे सेंटेंस में आइडिया कोई और हो। इधर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इधर आप टेररिज्म की बात स्टार्ट कर दें, बल्कि जो आपके आइडियाज हैं पैराग्राफ में वो भी सीक्वेंस में होने चाहिए। समझ आ रही है बात की? यस सर। और तीसरी रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि नो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, कभी भी रेपिटेशन नहीं करनी। इससे ना एग्जामिनर को बड़ी चिढ़ है कि जो बच्चे एक बात को, एक ही वर्ड को पूरे पैराग्राफ में लिखते हैं, तो इसको कहते हैं मोनोटोनस स्ट्रक्चर। नो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और आइडियाज, ना आइडियाज की होनी चाहिए रेपिटेशन और ना वर्ड्स की होनी चाहिए। अगर एक वर्ड आपने यूज कर लिया है तो उसका सिनोनिम यूज करें। लेट्स से मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी, एक दफा मैंने पैराग्राफ में लिखा है, तो आगे इसको लिखना है तो डेमोक्रेटिक नाम लिखें, फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज लिखें, फिर आगे वो वैल्यूज को डिस्कस करें। इस तरह एक वर्ड को बार बार, फिर कभी इसकी जगह प्रोनाउन यूज करें। रेपिटेशन नहीं करनी आपने एक वर्ड की बार बार। समझ आ रही है ना बात की? यस सर। ठीक है। उसके बाद ग्रामेटिकली जो चीज सबसे जरूरी है, आपका जो पैराग्राफ है ग्रामेटिकली फाइन होना चाहिए, यानी कि ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये तो पहले ही आपको पता होगा इस बात का। नो स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं करनी आपने। नो स्पेलिंग मिस्टेक्स। अच्छा, ये तो चंद एक एसेंशियल्स थे पैराग्राफ की, कौन कौन सी चीजें आपने देखनी है अपने पैराग्राफ में। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपने जो लिखना है तो स्टार्ट कैसे करना है, इसमें ना 2-3 चीजें लिखनी। एक होता है टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद आपने उसी टॉपिक सेंटेंस इसको फर्दर बता दो, इसमें 2 चीजें होती हैं, आगे उसको एक्सप्लेन करना होता है और देन आपने एविडेंस देने होते हैं, एंड पर आपने कंक्लूड कर देना है। ये स्ट्रक्चर है। टॉपिक सेंटेंस में 2 चीजें होती हैं, एक होता है जनरल आइडिया, एक होता है स्पेसिफिक आइडिया। अच्छा बच्चों बताएं जिन्हें ये वाला लेक्चर लिया था पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल आइडिया स्पेसिफिक आइडिया, दायरा है क्लास में? बच्चों आवाज आ रही है ना? हाँ जी आप अगर डेमोक्रेसी की फॉर एग्जाम्पल बात, अगर उसको मतलब बात की जाए तो वो वर्ल्ड पूरी दुनिया के लिहाज से उसको देखा जा सकता है। जितने भी फैक्ट एंड फिगर्स हैं हर एक कंट्री के, जो मतलब स्पेशल कंट्रीज हैं या हमारे पास भी मल्टीपोलैरिटी बाइपोलैरिटी है, उसमें हम देखेंगे डेमोक्रेसी को। और अगर वो खाली पाकिस्तान के लिहाज से बात होगी तो वो एक स्पेसिफिक आइडिया होगा, तो उसको हमको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लेके चलना हो। ठीक है, मैं ना आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हवाले से, हाँ ठीक है, जनरल आइडिया ये होता है कि जो बात ओवरऑल उसके बारे में हो रही है, मैं कहता हूँ अली इज अ ब्रेव मैन, सादा सी एग्जांपल देता हूँ, तो अली क्या है, जनरल ने उसके बारे में बात हो रही है। अब उस स्पेसिफिक क्या चीज इसमें है, वो ब्रेव है, उसकी ब्रेवरी को हमने प्रूव करना, उस तरह ब्रेव है, उसने कौन कौन सी लड़ाई माशरे में, सोसाइटी में अपने फ्रेंड देते हैं, तो ये स्पेसिफिक आइडिया होता है। लेट्स से मैं लिखता हूँ ना, अली इज मैन, इसमें अली जो है ना ये जनरल है क्योंकि अली के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक चीज क्या है, ब्रेवरी, तो ये स्पेसिफिक आइडिया होता है। लेट्स से ये टॉपिक सेंटेंस है ना, इसमें 2 चीजें होती हैं, ये वाला जनरल आइडिया होता है और ये स्पेसिफिक आइडिया होता है। जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं ये बात याद रखना, आप स्पेसिफिक आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं, जनरल आइडिया को एक्सप्लेन नहीं करना होता। जनरल तो अली है, ठीक है, बात खत्म। अब अली को एक्सप्लेन करते रहें कि अली प्यारा है, अली वो है, ये हमने अली की ब्रेवरी को एक्सप्लेन करना है, तो ये स्पेसिफिक आइडिया है। आपने इस पूरे पैराग्राफ में अली की ब्रेवरी को या अपना स्टांस लिया है, स्टांस को प्रूव करना है कि किस तरह अली ब्रेव है। तो जितने भी आपके पास आर्गुमेंट होंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स होगी, आप ब्रेवरी पर लिखेंगे, ना कि अली पर लिखिए। होगी अली की ब्रेवरी, लेकिन स्पेसिफिक ब्रेवरी की बात करेंगे। इसलिए स्पेसिफिक आईडी है, जनरल आईडी को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। क्लियर हुआ बच्चों? स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ? जनरल आईडी और स्पेसिफिक। यस सर। मतलब लेट्स से इसमें 2 चीजें हैं ना, एक कॉमन सेंस भी होती है। अगर आप कॉमन सेंस से देखें तो अली को तो बार बार नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर नाउन लिख लेंगे ही या इस तरह का। एक्सप्लेन तो आपने स्पेसिफिक आईडी को करना है ना, अली ब्रेव है तो पूरे पैराग्राफ में ब्रेव करेंगे ना, उसी को सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही है ना बच्चों? जी सर, जी सर। जनरल आईडी को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, हमेशा स्पेसिफिक आईडी को अपने पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया जाता है, उसी को आगे सपोर्टिंग डिटेल दी जाती है, उसी को कंक्लूड किया जाता है। अच्छा वाले से ये जो टॉपिक सेंटेंस होता है ये सिंगल है, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक जनरल आइडिया, एक स्पेसिफिक आइडिया, और आपने स्पेसिफिक आइडिया को एलेबोरेट करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर हुआ ना ये? टॉपिक सेंटेंस में इसकी एक और एग्जांपल दे दूं। देखिए मैं लिखता हूँ, पाकिस्तान democracy is unable
to deliver due to political ये है आपका टॉपिक सेंटेंस। पाकिस्तान डेमोक्रेसी इज अनएबल टू डिलीवर ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इसमें बताया जनरल आइडिया क्या है, स्पेसिफिक आइडिया बच्चों। ये टॉपिक सेंटेंस है। लेट्स सी इस पर पैरा है ओके जनरल। तो आपने इसको ने रिलेट की। एक्चुअली मैंने बात की है कि हमारी अभी काम नहीं कर रही, उसकी स्पेसिफिक रीजन है। क्या रीजन? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो आपने अपने अपनी एक्सप्लेनेशन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को प्रूव करना, उसको लिंक करना है फिर अपने जनरल आइडिया के साथ। समझ आ रही बात की? इसकी जो डेमोक्रेसी है अनएबल करने के कारण है, क्यों नहीं है? तो आपने पाकिस्तान कि ये वजूहात है, वो बेटा फिर रहता नाम पैराग्राफ पे, बल्कि आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर ही रहना है, इसी को एक्सप्लेन करना है और अपने स्पेसिफिक आइडिया को ये भी नहीं करना कि आप सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बताने लग पड़े और पाकिस्तान डेमोक्रेसी को छोड़ दें, बल्कि रिलेट भी करना होता है। और ये बात की समझ? यस सर, इसमें स्पेसिफिक आइडिया डेमोक्रेसी को हमने डील करना है, बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे। बेटा बात भी ठीक, लेकिन इसमें जो बात ये चीज है ना, ये जरूर आपका मतलब आपने माइंड में लिया है कि जो स्पेसिफिक आइडिया होता है और जनरल आइडिया इतना जरूरी नहीं होता, स्पेसिफिक आइडिया जरूर। एक्चुअली बात इसके बारे में हो रही है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी की। ये जनरल आइडिया है कि जनरल हमारी डिस्कशन इसके बारे में ही होनी है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक चीज है किसकी वजह से वो के बारे में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द मेन रीजन। तो प्रूव तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को करेंगे ना, इसकी वजह। तो इसीलिए मैं कहता हूँ स्पेसिफिक आइडिया को एक्सप्लेन किया जाता है, जनरल आइडिया को। आप अगर इस पैराग्राफ में पाकिस्तान डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करते रहे, इसको छेड़े ही ना, तो आपका क्या पैराग्राफ ठीक होगा? बात क्या करने जा रहे हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान डेमोक्रेसी जो है अनफिल्टर्ड की वजह। यस सर, दोनों इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, इसीलिए कि हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ जी, दोनों, लेकिन आपने इसको एक्सप्लेन करके फिर उसको लिंक करना होता है अपने जनरल आइडिया के साथ। ये नहीं करना कि आप पाकिस्तान डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से लिंक करें। आप एक्चुअली आपने जो अपने एविडेंस देने हैं, अपने जो सपोर्टिंग डिटेल्स देनी है, जो आपने एक्सप्लेन करना है, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ही करना है, उसको लिंक करना है जस्ट अपनी पाकिस्तान डेमोक्रेसी के भी इस वजह से ये डिलीवर नहीं कर रहे। समझ आ रही बात की? और इस तरह तो डिफरेंट वजूहात है पाकिस्तान डेमोक्रेसी क्यों नहीं वर्क कर रही, तो वो हर पैराग्राफ में आपने एक एक वजह डिस्कस करनी होती है। तो एक्चुअली प्रूफ तो वजह ही करनी है ना आपने, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसकी वजह है। अब भी क्लियर नहीं हुआ बच्चों? बताएं। क्लियर है सर? सर प्रैक्टिकली करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मजीद अगर कोई कंफ्यूजन है सर, क्लियर है, प्रैक्टिकली करना तो क्लियर। उसके बाद देखें ये टॉपिक सेंटेंस के हवाले से, उसके बाद इन आर्गुमेंट्स को जिस तरह लेट से मैंने ये वाली बात की है कि पॉलिटिकल, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है, इसी को ही फिर आपने एक्सप्लेन करना होता है। आगे फिर आप कहेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आप देखेंगे कि पॉलिटिकल कंसेंसस ये चीजें प्रीरेक्विजिट है डेमोक्रेसी को थ्राइव करने के लिए, ये आपकी एक्सप्लेनेशन होगी। फिर आप कहेंगे कि हमारे पाकिस्तान में तो पॉलिटिशियंस के दरमियान कोई कंसेंसस नहीं है, इसकी वजह से डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर रही। इस तरह की थोड़ी बहुत जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो आपके अपने आर्गुमेंट्स होते हैं, आपका अपना थोड़ा बहुत आइडिया होता है, वो कोई एविडेंस नहीं होते, वो
बस जो आपको उससे रिलेटेड बातें याद होती हैं आप उसको एक्सप्लेन थोड़ा करते हैं अपनी स्पेसिफिक आइडिया को। फिर आप आगे एविडेंस देंगे कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक कोई थियरी अगर इसके रिलेटेड आपको पढ़ी है, किसी फिलोसफर की, किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट की पढ़ी है, कोई आपके पास कोटेशन है, कोई आपके पास किसी मतलब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई भी रिपोर्ट है, तो ये सारे आपके एविडेंस होते हैं। फिर आप एविडेंस देंगे, कोई बुक का रेफरेंसेस है, आपने अच्छी बुक पढ़ी हुई है या इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर, उसका रेफरेंस देंगे, आपके एविडेंस में होगा, देन आप कंक्लूड कर देंगे। यानी कि स्ट्रक्चर यही रहेगा जो मैंने आपको बता दिया ना, कि सबसे पहले आप टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे अपना पैराग्राफ, उसके बाद फिर उसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक जनरल आइडिया और एक स्पेसिफिक आइडिया, ठीक है। तो जो जनरल आइडिया होता है उसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करते, स्पेसिफिक आइडिया को सहारा लेते हुए इसको एक्सप्लेन करते हुए अपने जनरल आइडिया को प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, फिर एविडेंस देते हैं। और एविडेंस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं मैंने पहले बता दिया है, कोई आपको थ्योरी याद है, कोई अच्छी बुक का रेफरेंस याद है, किसी कोटेशन, किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कोई चीज भी आपको एविडेंस के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप सभी एविडेंस दें, अगर आप एक चीज भी आप एविडेंस में लिख देते हैं, दैट से कभी थ्योरी का रेफरेंस दे देते हैं, कभी कोई बुक का, तो दैट्स इनफ। पैराग्राफ को इतना लेंथी नहीं बनाना होता कि आपको अगर 2-3 याद है तो लिख सकते हैं, लेकिन एक तो लाजमी एविडेंस देंगे, उसके बाद फिर कंक्लूड करते हैं। समझ आ रही है बच्चों? स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ कि एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? बच्चों पूछें। हेलो स्टूडेंट्स, सर क्या आवाज बच्चों आवाज क्लियर नहीं है, आप बताएं। जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं और फिर आपने दूसरा पैराग्राफ लिखना होता है, तो दरमियान में कोई कुछ जो मैंने कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब्स बताए और कोऑर्डिनेटिंग बाकी वो कंजंक्शन, उनका सहारा लेते हुए आप एरर्स करते हैं एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ। इस तरह नहीं करते एक पैराग्राफ लिखा है आगे दूसरा स्टार्ट किया है तो वो उनका आपस में कोई लिंक ही ना हो। जब आप लिख रहे होते हैं से तो इकोनॉमी के रिलेटेड कुछ चीजें आपने, जिस तरह आप डेमोक्रेसी के रिलेटेड कोई बातें थी, अगर 2-3 बातें हैं तो 2-3 पैराग्राफ इकट्ठे लिखे, उसके बाद इकोनॉमी की बात करनी है तो 2-3 अगर आपके पास आइडियाज हैं तो उनके 2-3 पैराग्राफ एक जगह लिखें। ये भी एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, इसको कोहेरेंस कहते हैं। यानी आपकी जो ऑर्डर में होनी चाहिए जस्ट सिंपल और रैंडमली आप लिखना, जैसे कोई माइंड में बात है, भाई इकोनॉमी की बात आ रही है, एक पैराग्राफ इकोनॉमी का लिखें, उसके बाद आपको क्रिटिकल पैराग्राफ आपने लिखना है तो वो लिख दें एंड कोई और स्टार्ट कर दे इकोनॉमी का। इस तरह नहीं करना। जब भी आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है अपनी आउटलाइन का, वो इस तरह बनाना है कि जो सिमिलर आइडियाज हो वो एक जगह हो, उसके बाद जो आइडियाज हो वो एक जगह, यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए आपके पैराग्राफ के अंदर, ठीक है? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले। स्टडी क्लास के बाद पैराग्राफ लिखने को देता हूँ, आपने एक अच्छा सा कम्प्रिहेंसिव जो मैंने फॉर्मेट बताया है इनको सामने रखते हुए, जो मैंने बातें बोली हैं इनको सामने रखते हुए आपने अपने पैराग्राफ को लिखना है। अगर आप बीएमएस में लिख रहे हैं तो आप हाफ लेंथ का भी लिखिए पैराग्राफ, तो हाफ से भी कम लिख रहे, मतलब एक पेज, हाफ पेज तो ठीक है। अगर आप सीएसएस में लिख रहे हैं तो पौना पेज होना चाहिए। सही है। हाँ जी, सीएसएस में थोड़े से लेंथी होते हैं पैराग्राफ, इवन के पैराग्राफ की लेंथ का कोई नहीं होता। अगर आप 3 चीजें लिख रहे हैं ना, एक टॉपिक सेंटेंस, एक उसको एक्सप्लेन और 4 सेंटेंसेस भी आप कर देते हैं ना, जो चीजें मैंने बताई हैं, एक टॉपिक सेंटेंस, एक सेंटेंस पे उसको एक्सप्लेन कर दें, एक सेंटेंस में एविडेंस दे दें, एक में कंक्लूड कर दें, आपका पैराग्राफ फाइन है, ठीक है? राइट सर। 4 सेंटेंसेस में भी, ठीक है बच्चों? फिर